हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर सोशल साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की सोशल साइंस का सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो लेट अस बिगिन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। आपके पास जो बुक है वो इंग्लिश में है ना। सोशल साइंस की बुक जो आपके पास है वो इंग्लिश में है। आप अपनी उस इंग्लिश की बुक में से फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, और वही चैप्टर आप इस बुक में से हिंदी में पढ़ना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। सो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर। हाँ, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ओके। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। मतलब आज की डेट में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब का अपना अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। आम तौर पर सभी लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, ठीक है, लोकतांत्रिक देशों का मतलब है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, ठीक है। आम तौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान ज़रूर होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूरी करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूल मूलभूत स्वरूप क्या हो, ठीक है। समान सम, समान होती हैं लेकिन ज़रूर ओ सॉरी एक लाइन मिस हो गई। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके ज़रिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में दोस्तों होता ये है कि वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन होती है वो अपने शासक को खुद चुनती है, यानी प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पीएम, है ना, इन सब का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। और डेमोक्रेट होने का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि डेमोक्रेट होने का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि वहाँ पर कोई एक आदमी लाइफ टाइम के लिए, जैसे पीएम है, एक ही पीएम पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं रह सकता, ठीक है। हर 5 ईयर्स के बाद, यानी हर 5 सालों के बाद इलेक्शन होते हैं जिसमें न्यू प्राइम मिनिस्टर्स और सीएम्स निकल के आते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है ना। जैसे एक पीएम है, उसने अच्छा काम किया, लेकिन हम कभी-कभी हमारे मन में ये बात आ जाती है कि ये जो नया पीएम है, इस बार जो अगली बार जो इलेक्शन आएँगे, उसमें हम न्यू पीएम को चुनेंगे और वो पीएम अच्छा नहीं निकलता, है ना। तो इसकी वजह से उस जो नया पीएम जो होता है, उसकी वजह से पूरे देश को नुकसान झेलना पड़ता है ना। तो इसलिए जैसे प्रेज़ेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना? ये बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना? इसीलिए इंडिया ने उनको तीसरी बार चुना है ना? तो यही मैं कह रहा हूँ, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होने का बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, देखिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में, यानी दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से मैंने अंडरलाइन की है, आप भी इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। इसको रट डालिए, आप अच्छी तरह से याद कर डालिए इसको। दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1947 46 से
नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा के यानी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था जहां एक राजा का शासन था। 1990 में यानी 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। ठीक है। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथों में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पट में देखा जा सकता है। यहाँ से आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। ये देखिए, ठीक है। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।